हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को फोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पहले फोर्स जो आया कहाँ से, तो फोर्स का यूज जो हुआ है ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अनुसार से फोर्स का डिफिनेशन, यानी कि डिफिनेशन ऑफ द फोर्स कम्स फ्रॉम द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कहना है कि यदि कोई बॉडी क्या है, रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, तो वो जब तक वो एक्सटर्नल एजेंसी लगाएंगे नहीं तब तक वो क्या रहेगा, एक जगह से अपना कहते हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज नहीं कर सकता इटसेल्फ। कोई भी बॉडी इटसेल्फ जो है अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकता है। हम उसी एक्सटर्नल एजेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर फोर्स का डिफिनेशन है द एक्सटर्नल एजेंसी which changes or tends to change the external agency which changes or tends to change the state of rest or uniform motion by applying on the body, stop। तो अब कहने का मेरा मतलब है इट मे बी ऑल्सो डिफाइंड एज द एक्शन ऑफ वन बॉडी टू अनदर। हम एक्शन ऑफ वन बॉडी टू अनदर से भी फोर्स लगा सकते हैं। कहने का मतलब एक्सटर्नल एजेंसी है, कहते हैं कि वी चेंजेज और टेस्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और फॉर मोशन बाय अप्लाइंग ऑन द बॉडी इज नोन एज फोर्स। इसको हम फोर्स बोलते हैं। अब देखिए फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स ही है वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों होता है इसको। अब कह रहे हैं कि वेक्टोरियली, यानी कि हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर, हाउ टू डिस्क्राइब द फोर्स वेक्टर, है ना। हाउ क्या कहेंगे यहाँ पर से कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको देखिए क्या है। तो पहला क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। दूसरा क्या होता है, यहां से देखिए ये क्या हो गया, ये इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और ये देखिए एरो शो करता है, एरो शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग एक मान लीजिए कोई एक फिक्स लाइन है, यानी रिफरेंस लाइन है, ये क्या है
रिफरेंस लाइन है या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, उससे ये फोर्स कितना एंगल बना रहा है। दिस आल्सो डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इट आल्सो डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और ये जो मैग्नीट्यूड है ये क्या दिखाता है, ये जो लाइन का लेंथ है वो क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड दिखाता है। और इस मैग्नीट्यूड को हम लोग अकॉर्डिंग टू द स्केल पर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। अब देखिए ये तो हो गया। अब कहते हैं हम लोग व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्स, क्या क्या हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक फोर्स का। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर से हम बता रहे हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक पहला है इसका क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना है, डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन और लाइन ऑफ, और लाइन ऑफ इसको क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं लोग। ठीक है, तीसरा होता है यहां पर से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। और चौथा है यहां पर से शेड्स ऑफ, ये जो है नेचर ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ द फोर्स। तो नेचर ऑफ फोर्स में क्या आता है, जैसे पुश और पुल हो गया। ठीक है, दूसरा हो सकता है टेंशन एंड कॉम्प्रेशन हो सकता है। ठीक है, ETC, ये नेचर ऑफ द फोर्स। इतना तरह से फोर्स को कैरेक्टराइज किया जा सकता है। तो पहला क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन और उसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। और चौथा है नेचर ऑफ द फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चौथा नेचर ऑफ फोर्स, जैसे कहते हैं पुश और पुल और बोलते हैं इसको ये। अब देखिए दूसरा है यहां पर से हम लोग कहते हैं कि नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो सकता है। पहले क्या हो सकता है कि इट या इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कहने का मेरा मतलब है यदि बॉडी रेस्ट में तो उसको मोशन में लाने का, यदि मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता, या तो उसको एक्सीलरेट कर देगा। ठीक है, ये मतलब है दूसरा। दूसरा क्या है कि इट कैन चेंज द velocity as well as direction of motion, ये चेंज कर सकता है। तीसरा क्या कर सकता है कि फोर्स क्या कर सकता है, आइदर बॉडी को क्या करेगा कि डिफॉर्म कर सकता है। इट कैन change the shape and size of the body। चौथा कर सकते हैं इट कैन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी भी चेंज कर सकता है। दूसरा है कि
it can deform it can produce deformation or compression of the body. There is the effect of the force when act on your body. तो देखिए यहाँ पर से जो हमको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो है कहना है कि यदि फोर्स अप्लाई करते हैं किसी रिजिड बॉडी पर, रिजिड बॉडी का मतलब क्या था? देयर इज नो चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, किसी तरह का उसके शेप एंड साइज में चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हमको ये डिफॉर्मेशन या उसके चेंज ऑफ शेप साइज से हमको कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो मीनिंग इन द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। वी ऑलवेज कंसीडर द बॉडी क्या होना चाहिए? शुड बी रिजिड। शुड बी क्या होना चाहिए? बॉडी शुड बी क्या होना चाहिए? रिजिड होना चाहिए। ठीक है, बॉडी क्या होना चाहिए? रिजिड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से है कि ये तो इफेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर से है, जैसे कहते हैं कि एक बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पुल। इसको खींच रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब दूसरा यदि कोई बॉडी है इस तरह से, यदि इसको कहते हैं हम कि ये क्या कर रहा है? इसको पुश कर रहा है। ये क्या है? पुश फोर्स है। ये क्या है? इसको पुश कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? इसको पुल कर रहा है। पुल में खींचना, उसमें धकेलना, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर है। दूसरा है यदि, अब देखिए इसमें से आपके सिलेबस के अनुसार से ये फोर्स में है। अब चौथा है यहाँ पर से इसका फोर्स का जो मेजरमेंट होता है, ये कहाँ से आया है? कि हाउ टू मेजर द फोर्स, हाउ टू derive the measurement of the force, how to derive the measurement of force। फोर्स का मेजरमेंट, जैसे हम एज वी नो दैट फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। सिंपली कहेंगे F इक्वल टू m इंटू ए। ये फोर्स वेक्टर है, इन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? फोर्स इनटू, क्योंकि मास ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर से ये मेजरमेंट जो है न्यूटन सेकेंड लॉ से आया है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ का कहना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कहने का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इम्प्रेस्ड ऑन द बॉडी एंड चेंजिंग टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पर से जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है कि चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि एम कोई बॉडी मान लीजिए ये बॉडी है, इसका इनिशियल वेलोसिटी v1 है इनिशियल। अब इस पर से तो फोर्स लगा देते हैं F, और इसका चेंज ऑफ पोजीशन हो जाता है इन टाइम t में, कहा जाता है A से B पर चला आता है, और इसका वेलोसिटी v2 हो जाता है, वेलोसिटी v2 हो जाता है। तो हाउ टू फाइंड आउट दिस फोर्स? तो यहाँ पर कहते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? मास। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसी को हम लोग लिखते हैं F इक्वल टू, या F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यदि M को अपन ले लें और इसको लिखें v2 माइनस v1 बाई t, ठीक है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी M। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलेरेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम is known as acceleration। तो ये क्या हो गया? ये इक्वल टू एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पर से, या आप ऐसे भी बिना नोटेशन का वेक्टर नोटेशन लिख सकते हैं, लेकिन एक्सीलरेशन वेक्टर है तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है।
तो आप देखिए इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट डालते हुए m इक्वल टू ए। आप देखिए यहाँ पर k का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, यदि f का वैल्यू 1 यूनिट ले लें, m का n यूनिट, यानी कोई एक सीजीएस यूनिट में या एवरेज ये एसआई यूनिट में यदि 1 न्यूटन इसको ले लेंगे, 1 केजी ले लेंगे, इसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हम लिख सकते हैं f इक्वल टू m इंटू ए। दूसरे तरह से कह सकते हैं कि फोर्स इज, कहते हैं यहाँ पर से, और ये जो x लिखेंगे यहाँ पर से, या इसी को इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, f बाय m। तो हम दूसरे तरह से न्यूटन सेकेंड लॉ से इसका जो परिभाषा निकालते हैं कि यहाँ पर से एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। कहने का मतलब है एक्सेलेरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। कहने का मतलब है हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे यदि मास कांस्टेंट है तो उतना ही ज्यादा एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा। यदि हम कहते हैं कि फोर्स को हम कांस्टेंट रखें और मास को बढ़ाते जगत क्या होगा, एक्सेलेरेशन घटती जाएगा, एक्सेलेरेशन क्या होगा, घटती जाएगा यहाँ पर से। और फॉर द सेम फोर्स के लिए मास बढ़ाते जाएगा तो क्या होगा, एक्सेलेरेशन घटती जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। हाउ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड, देयर आर टू मेथड्स फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्स। पहला है वेक्टर मेथड एंड अनदर बो मेथड। तो वेक्टर मेथड में we represent the force some like this. This is a force and this is a point of application. The length of the line is called magnitude. This is a point of application. This is a reference line, and this is the direction of force. Sometimes we take an angle with reference line, also कहेंगे कि represent the direction of the force, also represent the direction of the force. तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर मेथड के द्वारा फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है उसको बोलते हैं बो मेथड। दिस इज ए डिजिनेटेड, कहते हैं फोर्स इज डिजिनेटेड बाय representing the capital letters on either side of the force is known as boo method. तो कहते हैं आइदर साइड में हम लोग कैपिटल लेटर से फोर्स को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शोड इन फिगर, ये क्या है, फिगर 1 है, ठीक है, ये फिगर 2 है, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्स, for the representation of the force, or this is a bow method. तो bow method में जैसे लिखते हैं कि F1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, AB के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। F2 को कैसे करेंगे हम लोग रिप्रेजेंट, BC के द्वारा करेंगे। और F3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C और D के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। और इस तरह से हम लोग F4 को जो करेंगे क्या करेंगे कि A और D के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्स इन बो मेथड। What is the unit of the force? The unit of force taken H
taken as the unit of the force taken as फर्स्ट है ए नंबर में है एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरा होता है बी में ग्रेविटेशनल यूनिट ग्रेविटेशनल यूनिट। तो एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट ग्रेविटेशनल यूनिट can be changed from place to place due to change in the acceleration due to gravity, change due to acceleration due to gravity। तो एब्सोल्यूट यूनिट में जो है ये पहला का ए का है, एसआई यूनिट में जो होता है इसका यूनिट होता है हम लोग लिखते हैं, यदि पूरा स्पेल लिखेंगे तो ऑलवेज स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं न्यूटन और यदि इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे कैपिटल एन लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है न्यूटन को कैसे 1 न्यूटन को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं ये 1 न्यूटन को कि व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी produces an acceleration 1 meter per second square in a body of 1 kilogram. That force is known as a Newton, और कह सकते हैं that force which produces an acceleration 1 meter per second square of body mass 1 kg। कहते हैं कि दैट फोर्स 1 न्यूटन को हम लोग डिफिनेशन जो करते हैं ये 1 न्यूटन क्या हो गया 1 kg इंटू 1 मीटर सेकेंड या 1 सेंटीमीटर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज नॉन एज ए न्यूटन। ठीक है, तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे दैट फोर्स विच कैन प्रोड्यूसेस एन acceleration 1 meter per second square of body mass 1 kg is known as 1 Newton। 1 Newton। तो लिखे दैट फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलेरेशन 1 मीटर। सपोज कीजिए ये कोई बॉडी है और ये रखा हुआ है और इसका मास जो है m इक्वल टू 1 kg है, हम इतना फोर्स इस पे अप्लाई करते हैं F। ठीक है, जिससे कि इसका एक्सेलेरेशन जो हो कितना हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, एंड दिस फोर्स दैट फोर्स इज नॉन एज 1 न्यूटन। इसी फोर्स को हम लोग 1 न्यूटन कहते हैं। तो अब दूसरा ये तो एसआई यूनिट हो गया। सीजीएस यूनिट जो होता है ये सीजीएस यूनिट है सेंटीग्राम सेकेंड यूनिट में, हम लोग इसको बोलते हैं डाइन, DYN डाइन होता है। तो डाइन का मतलब होता है यहाँ पर से कि यदि कोई बॉडी यानी कि दैट फोर्स विच कैन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलेरेशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ बॉडी मास 1 ग्राम इज नॉन एज 1 डाइन। तो 1 डाइन का मतलब हो गया यहाँ पर से कि ये सीजीएस यूनिट है, तो 1 डाइन जो होता है 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू क्या कहेंगे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज नॉन एज 1
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डाइन। तो डाइन का यही डिफिनेशन इसमें लिखेंगे, दैट फोर्स which can produces an acceleration of 1 centimeter per second square of a body mass 1 gram is known as 1 डाइन। ये हो गया आपको पहला नंबर की एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट इसलिए इसको कहते हैं कि दैट यूनिट्स है कि ना है, कहीं भी ले जाएंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए क्या है, मास को हम लोग केजी में लेते हैं, यूनिट लेते हैं, एक इकाई मास लेते हैं और एक इकाई एक्सीलेरेशन क्या है प्रोड्यूस हो जाए, चाहे एसआई में हो या सीजीएस में हो। अब देखिए दूसरा जो ये है, ये ग्रेविटेशनल यूनिट है। ये क्या नाम है इसका? ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट। तो ग्रेविटेशनल यूनिट का मतलब होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे, द फोर्स विथ विच एनी बॉडी अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नॉन एज वेट। वेट क्या है? W जो होता है यहाँ वेट हम लोग लिखते हैं मास इंटू जी, मास इंटू जी, इसी को वेट बोलते हैं। वेट क्या है? फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल यूनिट में भी ऐसा यूनिट होता है जिसका कि ये होता है KGF, किलोग्राम फोर्स, इसको बोलते हैं हम लोग किलोग्राम फोर्स, और इसको बोलते हैं केजी वेट। बोथ आर सेम थिंग। इसका नाम है किलोग्राम वेट, किलोग्राम वेट बोलते हैं। तो ये जो KGF है एक्चुअली में, इसका जो डिफिनेशन होता है कि 1 KGF यदि कहेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 kg इंटू जी, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड 1 kg इंटू जी। जी क्या है? जी क्या है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हम लोग इसी को बोलते हैं KGF। कहने का मतलब है कि दैट फोर्स कैन प्रोड्यूसेस एन acceleration which is equal to the acceleration to gravity or of mass 1 kg is known as 1 kilogram force। तो 1 किलोग्राम फोर्स ये क्या है? कहने का मतलब है कि इसी को लिखते हैं 1 इंटू जी, इसी को KGF बोलते हैं। ये हो गया यहाँ पर से। यदि इसको हम लोग एब्सोल्यूट यूनिट में चेंज करेंगे तब कितना हो जाएगा? ये 1 KGF कितना हो गया? 1 kg, और जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर से कि 9.8 कहेंगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को न्यूटन बोलते हैं। तो लिखेंगे 9.8 न्यूटन। यानी कहने का मतलब 1 KGF इज इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलो वेट जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग 9.8 न्यूटन। उसी तरह से ये सीजीएस यूनिट में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ग्रामी फोर्स, GF। तो GF भी वही चीज है यहाँ पर से कि 1 GF इज इक्वल टू बोलते हैं 1 ग्राम इंटू जी, 1 ग्राम इंटू जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इससे कहने का मतलब है कि हम इतना फोर्स, मैंने कहते हैं कि दैट फोर्स विच कैन बी प्रोड्यूस एक्सेलेरेशन इक्वल टू द एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी ऑफ
बॉडी मास 1 ग्राम, ऑफ बॉडी मास 1 ग्राम। तो 1 ग्राम के वस्तु पर कि कोई भी बॉडी है उस पर हम इतना फोर्स लगाएंगे उसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, तो उसको 1 GF बोलते हैं। तो 1 GF को यदि हम इसको लिखें, यदि एब्सोल्यूट यूनिट में बदलेंगे तो ये क्या होगा, 1 ग्राम हो गया, और ये जो हो गया 9, हम इसको लिख सकते हैं 980 क्या कहते हैं सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2, यानी कितना हो गया कि ये 980 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कि 1 GF इजिकल टू 980 टाइम। दीज आर द कहते हैं कि यूनिट्स आर यूज्ड, बट ग्रेविटेशनल यूनिट्स is also called practical unit for the engineers, but nowadays this unit को हम लोग बोलते हैं MKS सिस्टम में, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि मास जो है मीटर, लेंथ, किलोग्राम और सेकेंड। तो MKS सिस्टम में, या इसको बोलते हैं हम लोग FLT सिस्टम, या क्या बोलते हैं हम लोग, इस सिस्टम को बोलते हैं FLT सिस्टम ऑफ द यूनिट, यानी कि ये फोर्स है, ये लेंथ है, ये टाइम है, फोर्स, लेंथ, टाइम। तो ये FLT सिस्टम में है, और कहते हैं इस यूनिट को हम लोग इंजीनियर यूनिट कहते हैं, जो जनरली पहले लोग यूज करता, लेकिन अभी के इन दिस मॉडर्न टाइम वी यूज ऑलवेज एब्सोल्यूट यूनिट ड्यू टू तो इसका यूज हम लोग अभी मॉडर्न में जो है अकॉर्डिंग टू दी कहेंगे कि ट्रांसफर ऑफ द टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन प्लेस टू या वन कंट्री टू अनदर वी यूज ऑलवेज एब्सोल्यूट यूनिट। अब सभी जितना भी कंट्री है सब एब्सोल्यूट यूनिट का ही यूज करता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है यूनिट के बारे में बताया है, ये यूनिट के बारे में उसका बताया है।